हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक राष्ट्र का संगम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कहानी। मुख्य विचार, 19वीं सदी के भारत में विभिन्न सामाजिक राजनीतिक धाराएं कैसे एक होकर एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में परिणत हुई। कांग्रेस की स्थापना एक घटना नहीं, एक परिणाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म दिसंबर 1885 में अचानक नहीं हुआ। यह 19वीं शताब्दी में भारत में पनप रही अनेक शक्तिशाली राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक धाराओं का परिणाम था। इस प्रस्तुति में हम इन धाराओं यानी कि कारणों का पता लगाएंगे, उनके संगम यानी कि स्थापना को देखेंगे और फिर इस नई नदी यानी कि कांग्रेस की प्रकृति का हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वे धाराएं जिन्होंने एक राष्ट्र को आकार दिया। कांग्रेस के उदय के पीछे 5 प्रमुख कारण देखें। तो पहला, एक शासन एक शोषण। ठीक है, मतलब एक शासक वर्ग एक शोषित वर्ग। राजनीतिक व प्रशासनिक एकीकरण। ब्रिटिश शासन ने पूरे भारत में एक समान वैधानिक, प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था स्थापित की। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक लाभ को अस्थायी बनाना था, लेकिन इसने अनजाने में सभी भारतीयों को एक समान धरातल पर ला दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि इस एकीकरण ने विभेद रहित शोषण को जन्म दिया, जिसने भारतीयों को अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय संस्था बनाने हेतु प्रेरित किया। धारा 2 देखें तो औपनिवेशिक हितों का टकराव, आर्थिक शोषण। ब्रिटिश सत्ता का मूल चरित्र औपनिवेशिक था। शासन का पूरा ताना बाना भारत के भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग मातृदेश ब्रिटेन के हित में करने के लिए बुना गया था। परिणाम देखें तो ब्रिटेन और भारत के ये परस्पर विरोधी हित कांग्रेस के निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियां तैयार करने में एक महत्वपूर्ण कारक बने। धारा 3 देखें तो नवीन मूल्यों के वाहक अंग्रेजी शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग। यह वर्ग सबसे पहले भारत और ब्रिटेन के हितों के टकराव को पहचानने में सक्षम था। वे न केवल अंग्रेजी भाषा से परिचित थे, बल्कि लोकतंत्र, उदारवाद और मानवतावाद जैसी नवीन मूल्यों से भी प्रेरित थे। परिणामतः इसी वर्ग ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद के वाहक के रूप में एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता को सबसे अधिक महसूस किया। धारा 4 में देखें तो दमनकारी नीतियां, संगठित प्रतिरोध। लीटन का कार्यकाल शासक और शासितों के बीच अंतर विरोध को लॉर्ड लीटन के प्रतिक्रियावादी कानूनों ने और बढ़ाया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट। ठीक है, रिपन का काल देखें तो इल्बर्ट बिल विवाद ने भारतीयों को संगठित संस्थागत आंदोलन की शक्ति और सामर्थ्य से परिचित कराया। धारा 5 देखें तो प्रेस और साहित्य की राष्ट्रवादी चेतना, साहित्य की भूमिका। इसमें देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे साहित्यकारों ने अपने लेखन में राष्ट्रवादी स्वर को दृढ़ता से स्थान दिया। प्रेस की भूमिका देखें तो प्रेस के विकास के कारण राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिससे राष्ट्रीय चेतना ने आकार लेना शुरू किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि संगम यानी कि इसकी स्थापना दिसंबर 1885 में, जहां सभी धाराएं एक हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। एक अखिल भारतीय मंच का जन्म 1885 में देखें तो अंततः ये सभी धाराएं यानी कि जो सभी कारण हमने पढ़ा दिसंबर 1885 में एक साथ आई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो बढ़ते हुए भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक संगठित और संस्थागत मंच प्रदान करने के लिए तैयार थी। ठीक है, यह राजनीतिक विकास का एक तार्किक परिणाम था जो दशकों से आकार ले रहा था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना से जुड़े 3 प्रमुख सिद्धांत और दृष्टिकोण ये क्या है। तो सिद्धांत एक था सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। इसके प्रतिपादक देखें तो 1916 के उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में प्रतिपादित किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन में प्रीलिम्स में आपसे पूछा भी गया था। मूल तर्क क्या था कि यह सिद्धांत कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय जनता में पनपते असंतोष के लिए एक सुरक्षित, सौम्य, शांतिपूर्ण और संवैधानिक निकास यानी कि सेफ्टी वाल्व
प्रदान करने का एक प्रयास बताता है। इसका उद्देश्य 1857 जैसा क्रांति को रोकना था। तो ये लाला लाजपत राय का सेफ्टी वाल्व सिद्धांत था। सिद्धांत 2 में देखें तो उदारवादियों का दृष्टिकोण एक स्वाभाविक विकास बताया गया। मूल तर्क क्या था? इस दृष्टिकोण के अनुसार कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रवाद के विकास, शिक्षित मध्यम वर्ग के उदय और विभिन्न राजनीतिक दलों के गठन की दिशा में एक स्वाभाविक और तार्किक परिणाम थी। तात्कालिक मांगे क्या थी? यह अखिल भारतीय मुद्दों पर जनमत को संगठित करने की एक कोशिश थी, जैसे सिविल सेवा की उम्र में वृद्धि, आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द करना। यह उदारवादियों का दृष्टिकोण था। तीसरा, तड़ित चालक का सिद्धांत, यह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1913 में प्रतिपादित किया गया। मूल तर्क क्या था? गोखले के अनुसार भारतीय नेता जानते थे कि वे अंग्रेजों के प्रत्यक्ष समर्थन के बिना एक अखिल भारतीय संगठन नहीं बना सकते थे, क्योंकि उसे तुरंत कुचल दिया जाता। रणनीति, अतः उन्होंने एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम को एक तड़ित चालक के रूप में उपयोग किया ताकि संगठन को ब्रिटिश सरकार के क्रोध से बचाया जा सके। अब हम लोग देख लेते हैं एक संगम अनेक व्याख्याएं। कांग्रेस की स्थापना की सच्चाई शायद किसी एक सिद्धांत में नहीं बल्कि इन सभी के मिश्रण में निहित है। यह भारतीय आकांक्षाओं का उत्पाद थी, ब्रिटिश गणनाओं का परिणाम थी और शुरुआती राष्ट्रवादियों की एक रणनीतिक चाल भी थी। विरासत देखें तो इसकी स्थापना ने निस्संदेह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए संगठित और अखिल भारतीय चरण की शुरुआत की। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस की स्थापना के कौन कौन से कारण रहे उसका भी हम लोगों ने जिक्र यहां पर किया, और इन जिक्रों के बाद किस प्रकार से स्थापना के पश्चात जो विभिन्न इसके सिद्धांत दिए गए, इसमें कि सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, उदारवादी का अपना दृष्टिकोण था, एक स्वाभाविक विकास माना, और तड़ित चालक का सिद्धांत, ये सभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।